ग्लोबल आईटीआई की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास हमारा सीरीज का भाग 6वां सॉल्व करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो ट्रांसफार्मर के बारे में रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 106। सैथिल हानियाँ हिस्टेरिसिस लॉस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इनमें से किन पर निर्भर नहीं होती हैं, पूछ रहा है। मतलब निर्भर नहीं करती हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ऑप्शन ए दिया है परिवेश के तापमान, बी दिया है पदार्थ के आयतन, सी दिया है वृत्त, डी दिया है अधिकतम फ्लक्स घनत्व। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन का कि जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो किस पर निर्भर नहीं करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि मतलब हिस्टेरिसिस लॉस परिवेश के तापमान, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, इसका जो फार्मूला होता है हिस्टेरिसिस लॉस बराबर मतलब WH बराबर होता है बी मैक्स ईटा बी मैक्स के पावर 1.6 इंटू एफ इंटू वी। और जो लास्ट होता है किसमें होता है? वाट। ठीक, तो इसमें जो वी मैक्स है क्या है? ये अधिकतम फ्लक्स घनत्व। तो क्या होता है? अधिकतम अधिकतम फ्लक्स फ्लक्स घनत्व। इसके बाद एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है? भी होता है हमारा पदार्थ का आयतन। पदार्थ का आयतन आयतन अर्थात देखिए हिस्टेरिसिस लॉस पदार्थ के आयतन पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पर, और अधिकतम फ्लक्स घनत्व, तीनों पे निर्भर करता है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? किस पर निर्भर नहीं करता? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 106 का ए, परिवेश के तापमान पर हिस्टेरिसिस लॉस निर्भर नहीं करता। अब जान लेते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा था। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं? ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के लॉसेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आयरन लॉस। क्या होता है? आयरन लॉस। दूसरा होता है कॉपर। ठीक, अब आयरन जो लॉस होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है हिस्टेरिसिस, एक होता है ईडी करंट। ठीक, क्या होता है? ईडी करंट। तो आयरन लॉस जो होता है ये, इसको बोलते हैं स्थिर हानियाँ। क्या बोलते हैं? स्थिर हाना। और जो कॉपर लॉस होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको चल हानियाँ। I²R, कॉपर लॉस का जो फार्मूला क्या होता है? I²R। यह लोड पर निर्भर करता है कॉपर लॉस। और हिस्टेरिसिस लॉस स्थिर हानियाँ है। ठीक, कॉपर लॉस परिवर्तित होता है, लोड बदलेगा तो कॉपर लॉस हमारा बदलता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 106 का कौन सा सही है? ए। क्वेश्चन नंबर 107 क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए दिया है एलईडी, बी दिया है ट्रांसफार्मर, सी दिया है दहन इंजन, डी दिया है सीएफएल लैंप। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो हमारा होता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसमें क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में? देखिए ये जो ट्रांसफार्मर का कोर है, अब इसमें इधर बाइंडिंग रहती है, प्राइमरी बाइंडिंग हो गई, इधर मान लेते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग। तो जब इधर प्राइमरी बाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं तो इसमें विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। और ये कोर होता है। क्या होता है? कोर। इसमें फ्लक्स के द्वारा दूसरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग को काटता है, और इसमें क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात वोल्टेज उत्पन्न होता है सेकेंडरी साइड। ठीक, ये जो देखिए इलेक्ट्रिकल रूप से तो कनेक्ट नहीं है, इसमें बीच में गैप है। तो चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा जो प्राइमरी से सेकेंडरी में विद्युत पैदा हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक किसमें होता है? हमारा हो रहा है किसमें? ट्रांसफार्मर में। ठीक, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए यूपीपीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ऑप्शन में दिया गया है। एलईडी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर सिद्धांत कार्य करता है? नहीं। दहन इंजन? नहीं। सीएफएल? नहीं। कौन सा कार्य करेगा? ट्रांसफार्मर। ऑप्शन। और इसे ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण। ठीक, 107 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कर रहा है? स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर,
बी दिया जनरेटर, सी दिया अल्टरनेटर, डी दिया मोटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का इसमें उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ट्रांसफार्मर। तो स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल किसमें होता है, स्थैतिक विद्युत वाहक बल ट्रांसफार्मर में। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें फ्लक्स परिवर्तित होता है लेकिन हमारा जो कोर है वो क्या होता है, और जो कंडक्टर होता है वो स्थिर होता है। जब स्थिर रहेगा तो हमें जो E2 पैदा होगा क्या होगा, स्थिर होगा। और जनरेटर, अल्टरनेटर और मोटर में क्या होता है, हमारा जिसमें विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो क्या करता है, कंडक्टर घूमता रहता है, घूमता रहता है, इसलिए वहाँ क्या होगा, गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक, यहाँ पे क्या होगा ट्रांसफार्मर में, स्थैतिक विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का उदाहरण हमारा ट्रांसफार्मर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कर रहा है, कौन सा बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की कंसेंट्रिक बाइंडिंग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है क्रॉस ओवर, बी दिया है सैंडविच, सी दिया है हेलिकल, डी दिया है डिस्क। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की कंसेंट्रिक बाइंडिंग से संबंधित नहीं है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, पहला क्या होती है, पहला हमारा मान लेते हैं कंसेंट्रिक, कन कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा इंटर इंटरलीव्ड, LEAVD। दो प्रकार की बाइंडिंग होती है। तो इसमें पूछ रहा है कंसेंट्रिक बाइंडिंग से संबंधित कौन सी बाइंडिंग नहीं होती है, अर्थात इससे संबंधित इसमें कौन सी बाइंडिंग नहीं है। तो इसमें हमारा सैंडविच बाइंडिंग, क्या सैंडविच बाइंडिंग क्या होती है, वो कंसेंट्रिक से संबंधित नहीं होती है। अब देख लेते हैं, देखिए इसमें जो बाइंडिंग होती है क्रॉस ओवर, हेलिकल, डिस्क, ये सब किसके आधार पर होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा था हमारा कि कंसेंट्रिक बाइंडिंग से संबंधित इनमें से कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सैंडविच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है बुखोज रिले एक सुरक्षा रिले है जिसका उपयोग तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में किया जाता है। बुकोज रिले किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा। ऑप्शन ए दिया है दोष के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर गैस के बुलबुले बनते हैं, ट्रांसफार्मर के तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का कोई संचालन नहीं होता, सी दिया ट्रांसफार्मर का तेल संरक्षण टैंक से मुख्यतः तेजी से बहता है, डी दिया है ट्रांसफार्मर तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का संचालन होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बुखोज रिले के बारे में, कि बुखोज रिले किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, किन परिस्थितियों में, ट्रांसफार्मर तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का संचालन होता है, इन परिस्थितियों में हमारा ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा वो बुखोज रिले। ठीक, अच्छा जान लेते हैं बुखोज रिले होता क्या है। तो बुखोज रिले ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। यह कहाँ लगा हुआ था क्वेश्चन में पूछता है। ये हमारा देखिए बड़ा सा टैंक हो गया, ये कंजर्वेटर टैंक हो गया, ऊपर लगा हुआ होता है, ये जुड़ा हुआ था एक पाइप के द्वारा बीच में, ये हमारा बुखोज रिले होता है। यहाँ बुखोज खोज रिले, बुखोज मतलब कि कुछ खोज रहा है, नाम से पता चल रहा है। ठीक, तो क्या खोज रहा है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो फॉल्ट होगा, जैसे शॉर्ट सर्किट होगा, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो आयल गर्म होगा, गर्म होगा तो गैस बनेगा, गैस बनेगा जिससे हमारा बुखोज रिले ऑपरेट होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुखोज रिले कहाँ लगा होता है। तो याद रखिएगा कहाँ, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक में। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में ये टैंक हो गया, ये कंजर्वेटर, कंजर्वेटर दोनों के बीच में हमारा बुखोज रिले लगा रहता है। ये ट्रांसफार्मर के किस काम में आता है, ट्रांसफार्मर के आंतरिक सुरक्षा के लिए। पहले क्या करेगा, ये अलार्म देता है, अगर अलार्म में आप ट्रांसफार्मर को सही ऑपरेट कराए या तो समय रहते बंद कर दिए तो ठीक, नहीं तो ये क्या करेगा, ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगा। जब फॉल्ट आने पे सबसे पहले बुखोज रिले क्या करेगा, अलार्म देता है। ठीक, याद रखिएगा बुखोज रिले कहाँ लगेगा, कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में। इसका कार्य क्या है, ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखना। 110 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर को फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर
फेरो रेजिस्टेंट ट्रांसफार्मर नियामक कहा जाता है। ठीक, ए दिया है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, बी दिया है वेरिएबल वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सी दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर, डी दिया है वितरण ट्रांसफार्मर। तो इसमें से पूछ रहा है कि किस ट्रांसफार्मर को फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर नियामक कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर को फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, ट्रांसफार्मर वैसे देख लिए ट्रांसफार्मर में क्या क्या जरूरी है। ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करेगा, एसी सप्लाई पे कि डीसी, क्वेश्चन पूछता है तो हमारा ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है, एसी सप्लाई पे। ठीक, और दूसरा चीज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन इंडक्शन मतलब अन्योन्य अन्योन्य प्रेरण, प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है ट्रांसफार्मर हमारा। ठीक, इसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट बदलती है लेकिन हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या कहे, फ्रीक्वेंसी नियत मतलब कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ये चीज़ याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई की प्राइमरी साइड फ्रीक्वेंसी होगी वहीं सेकेंडरी साइड भी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फेरो रेजोनेंट नियामक ट्रांसफार्मर नियामक किसको कहा जाता है, तो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर को। 111 का ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन करा विभिन्न विधियों को लागू करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रकार जिसका आकार 25 केवीए है चुना जाता है। ठीक, यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर, देखिए ये 25 केवीए का जो ट्रांसफार्मर है वो छोटा ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जो हमारा होता है ये पूछ रहा है किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ठीक, तो ऑप्शन ए दिया है स्पाइरल कोर कोर ट्रांसफार्मर, बी दिया है तेल में डूबे गए ट्रांसफार्मर, डुबाए गए, सी दिया है स्पाइरल सेल्फ कूल्ड ट्रांसफार्मर, डी दिया है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। तो जो हमारा छोटा ट्रांसफार्मर होता है 25 केवीए ये दिया हुआ है, तो ये हमारा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होगा, मतलब इसमें कोई छोटा छोटा ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता है टीबी उबी में। ये सब कम रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें क्या होगा, देखिए टीबी हो गया और कहीं जो इससे बड़ा आकार का 25 केवी, जनरली हमारा 500 केवीए, 500 से ऊपर 500 केवीए से ऊपर जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें क्या होगा, शीतलन की व्यवस्था होगी, जल शीतलन, शीतलन शीतलन या तो आयल। ठीक, लेकिन उससे कम वाला जो है वो किस प्रकार का होगा, ड्राई टाइप का। तो 25 केवीए दिया था तो इसमें क्या होगा, 25 केवीए हमारा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, 500 से ऊपर हम लोग 500 केवीए से जो ऊपर रहेगा उसमें हम लोग शीत कूलिंग की व्यवस्था करते हैं, चाहे आयल कूलिंग हो गया चाहे वाटर कूलिंग हो गया। छोटे ट्रांसफार्मर में ड्राई प्रकार के होते हैं, वो प्राकृतिक हवा के द्वारा ही ठंडा हो जाते हैं। ठीक, 112 का डी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रांसफार्मर में यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। अर्थात माध्यमिक मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी वोल्टेज अगर प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो क्या किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा। देखिए ये 2 3 और यहाँ हमारा है ये V1 है, ये V2 है। देखिए जब V1 से ज़्यादा V2 है अर्थात N1 से ज़्यादा N2 है तो यह किस प्रकार का होगा, यह होगा स्टेप अप। तो इसमें स्टेप अप ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अर्थात देखिए स्टेप अप कब होगा, जब सेकेंडरी साइड में ज़्यादा टर्न होगी, एन टी ज़्यादा घुमाव है अर्थात एन टू ज़्यादा है, और तो जिधर ज़्यादा घुमाव होगा उधर वोल्टेज भी ज़्यादा होता है। ठीक, तो वी टू ज़्यादा हो गया। तो अगर प्राइमरी इसको मान लेंगे प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, सेकेंडरी। ठीक, तो सेकेंडरी साइड का जब अगर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दोष होने पर एक अलार्म देता है। ठीक, और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है। तो ये कह रहा है कि जो भूखोज, देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया है हाइब्रिड रिले, भूखोज रिले, लैंचिंग रिले और नॉन लैंचिंग रिले। ठीक, तो ये पूछ रहा है पहला चीज कि जब फॉल्ट होने पे क्या करेगा, अलार्म देता है। तो अलार्म हमारा कौन सा देगा,
जो अलार्म देता है वो कौन सा देता है? बुखोज रिले। बुखोज रिले कहाँ लगा होता है? कंजर्वेटर, कंजर्वेटर, इसको कंजर्वेटर टैंक, और ये मेन टैंक है जिसको मेन आयल टैंक, मेन टैंक, ये बड़ा होता है जो जमीन पे रहता है, ये इसके ऊपर ये टैंक रहता है, ठीक। इसी बीच में हमारा बुखोज, बुखोज रिले लगा होता है, ठीक। रिले जिसका कार्य क्या है? फॉल्ट आने पर अलार्म देता है, ठीक, अलार्म देगा। और जो बुखोज रिले होता है वो तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर जिसमें तेल होगा उसी में लगाया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा बुखोज रिले कहाँ लगता है? कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में, और वो भी जिसमें आयल होगा, यूज होगा ट्रांसफार्मर में, उसी में बुखोज रिले यूज होगा, ठीक। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में बुखोज रिले इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक। 114 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में इनपुट IA करंट, आउटपुट करंट IB है, और इनपुट वोल्टेज VA और आउटपुट वोल्टेज VB के बीच क्या संबंध होगा? ऑप्शन ए दिया है VA IA बराबर VB IB, बी दिया है VA IB बराबर VB IA, सी दिया है VA VB बराबर IA IB, डी दिया है VA अपान VB बराबर IA अपान IB। तो हम लोग जानते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ स्टैटिक डिवाइस है, ठीक। उसमें जो पावर होता है वो प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2, ठीक। तो इसमें V1 करंट वोल्टेज जा रहा है, I1 करंट, यहाँ पे क्या होगा? I2 V2, ठीक। तो ट्रांसफार्मर जो पावर होता है दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात जो प्राइमरी का पावर होगा वहीं सेकेंडरी पर पावर प्राप्त होगा। अगर लॉसेस को इग्नोर कर दें तो P1 बराबर P2 हो जाएगा, ठीक। तो P1 बराबर क्या होता है? V1 I1, अर्थात इसको A मान लेंगे तो यहाँ A लिख देंगे, इस इधर साइड B हो जाएगा, अर्थात VA IA बराबर VB IB, ठीक। इसमें क्या होता है? ट्रांसफार्मर में करंट और वोल्टेज बदलता है, ठीक। ट्रांसफार्मर क्या होगा? करंट वोल्टेज बदलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी हमेशा नियत रहती है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? VA IA बराबर VB IB, ठीक। 115 का ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो हम लोग जानते हैं स्टेप अप किसको बोलते हैं? जब प्राइमरी साइड से वोल्टेज का मान सेकेंडरी साइड में अधिक हो, मतलब कि V2 ज़्यादा हो V1 से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे स्टेप अप, ठीक। और कब होगा? जब सेकेंडरी साइड के टर्न, नंबर ऑफ टर्न कॉइल ज़्यादा होगी प्राइमरी साइड से, ठीक। अर्थात V1 इज लेस देन V2, N1 इज लेस देन N2, तब क्या होगा? स्टेप अप। स्टेप अप ऑप्शन देख लेते हैं क्या कर रहा है। इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज को कम करने के लिए, नहीं, कम नहीं। इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज को आधा करने के लिए, गलत। आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज के समान दोनों बराबर रखने के लिए, नहीं। इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या उद्देश्य है? इनपुट वोल्टेज जो होता है उससे आउटपुट हमको ज़्यादा प्राप्त हो, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो स्टेप अप अगर होगा तो वोल्टेज को सेकेंडरी साइड में बढ़ाता है, स्टेप डाउन अगर रहता तो सेकेंडरी साइड घटाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? स्टेप अप। स्टेप अप का क्या उद्देश्य है? इनपुट से आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त हो। 116 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास, मतलब स्टील कोर जो होता है ट्रांसफार्मर का, उसका क्या गुण होना आवश्यक है? उच्च परमेबिलिटी, कम संवेदनशीलता, कम परमेबिलिटी, कम हिस्टैरिसीस नुकसान, उच्च परमेबिलिटी, कम हिस्टैरिसीस नुकसान, डी दिया है कम परमेबिलिटी, कम संवेदनशील। तो जो कोर होता है ट्रांसफार्मर में, कोर, कोर ही तो फ्लक्स को इधर से उधर ले जाता है, जिसमें फ्लक्स हमारा घूमता है कोर में, उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए?
सबसे पहले उसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम होना चाहिए। दूसरा, उच्च परमेबिलिटी मतलब कि उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए उसमें, ठीक है। ये जो कोर बना हुआ होता है किसका होता है, सिलिकॉन प्लस आयरन का, ठीक। सिलिकॉन स्टील जिसको बोलते हैं, तो इसमें सिलिकॉन का मात्रा होता है 0.5 से लेकर 5% तक, ठीक। और बाकी आयरन का मात्रा कितना होता है, 99.5 से लेकर 95 तक परसेंट। इसी का हमारा क्या बनता है, ट्रांसफार्मर का कोर। ये क्या होना चाहिए, उच्च परमेबिलिटी और कम हिस्टेरिसिस लॉस। नुकसान कम होगा तभी तो इफिशियंसी ज़्यादा होगी, ठीक। तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगा, कम होगा। 117 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता है, सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर। तो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसका होगा। देखिए, मोटर है, टोटल तीनों मोटर हैं, तो तीनों में घूर्णन है। जब घूर्णन होगी तो लॉसेस ज़्यादा होगा, तो लॉसेस ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी कम होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी, क्योंकि यह स्थिर है तो इसमें लॉसेस कम होगा, ठीक। 118 का डी सही हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी लगभग कितना होती है, 98% तक, ठीक। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 98% तक होती है। 118 का डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती। जो पावर ट्रांसफार्मर कहाँ लगता है हमारा, जहाँ विद्युत जनरेशन होता है, अर्थात जहाँ बिजली पैदा होती है वहाँ कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर कहाँ लगा होता है, सब स्टेशन पे, ट्रांसमिशन पे, या तो जनरेटिंग स्टेशन पे, तो ऑप्शन क्या होगा, जनरेटिंग जनरेटिंग स्टेशन। स्टेशन अर्थात जहाँ बिजली पैदा होती है वहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। ये यूपीपीसीएल जेई में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर का कहाँ लगाया जाता है, तो जनरेटिंग स्टेशन पे। अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पावर ट्रांसफार्मर की इनपुट से आउटपुट तक कौन परिवर्तित नहीं होती। देखिए, जो वोल्टेज होता है V1 V2 अलग अलग है, करंट होता है I1 I2, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जो प्राइमरी में होगी, अगर एफ होगी 50 इधर होगी तो 50 इधर, वही सेम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो करंट क्या होगा, परिवर्तित कौन नहीं होगा, करंट परिवर्तित होगा, वोल्टेज परिवर्तित होगा, लेकिन आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी जिसका मात्रक हर्ट होता है परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में स्टेप अप अगर होगा तो वोल्टेज बढ़ जाता है सेकेंडरी साइड, अगर स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज घट जाता है, ठीक। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा बराबर रहती है, तो फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं होती है। 119 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। ऑप्शन ए दिया टैंक, बी दिया कंजर्वेटर, सी दिया रेडिएटर, डी दिया एक्साइटर। तो हम लोग जानते हैं जो एक्साइटर है वो ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। टैंक क्या करता है, देखिए ट्रांसफार्मर में ये टैंक हो गया जिसमें बाइंडिंग होती है और इसी में आयल भरा हुआ होता है, ये टैंक हो गया। इसके ऊपर लगा हुआ होता है कंजर्वेटर, इसमें भी आयल रहता है, क्या होता है, कंजर्वेटर, ठीक। कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं इसको। और इसी के बीच में क्या होता है, ग्लूकोज रिले रहता है, ठीक। टैंक हो गया, टैंक कंजर्वेटर हो गया, और रेडिएटर क्या करता है, इसके बगल बगल में ऐसे पत्ती नुमा लगा रहता है। ये क्या करता है, आयल को इसी में गर्म होगा तो सर्कुलेट करेगा, तो जब बाहर की हवा लगेगी तो क्या करेगा, ठंडा। इसको बोलते हैं रेडिएटर, रेडिएटर। तो अर्थात ट्रांसफार्मर में टैंक, कंजर्वेटर, रेडिएटर होता है लेकिन एक्साइटर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग नहीं है, रेडिएटर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, ट्रांसफार्मर की क्षमता को आमतौर पर किसमें व्यक्त किया जाता है। बी ए दिया है किलोवाट, बी दिया है मेगावाट, सी दिया है एमवीए, डी दिया है किलो वोल्ट एम्पियर रजिस्टेंस, ठीक। तो ये ऑप्शन पूछ रहा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है
उसको किस में व्यक्त किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर को हम हमेशा एमवीए में व्यक्त करते हैं, एमवीए या केवीए। ठीक, वोल्टेज एम्पियर जरूर रहेगा उसमें, वाट में व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक, ट्रांसफार्मर को किस में करेंगे? या तो एमवीए में या तो आर केवीए। केवीए क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर हमेशा लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। ठीक, ट्रांसफार्मर को जब भी पूछेगा किस में व्यक्त किया जाता है तो वोल्ट एम्पियर, मतलब एमवीए दिया है ऑप्शन में तो एमवीए, केवीए दिया रहेगा तो केवीए। ठीक, 121 का सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है एक परिणामित, मतलब एक ट्रांसफार्मर है जिसकी अर्ध भार पर ताम्र हानियां उसकी पूर्ण भार की ताम्र हानियों की तुलना में होगी। अर्थात अगर मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है, पूर्ण भार पर, अगर पूर्ण भार पर दिया गया है उसकी हानियां, मतलब कि पूर्ण भार पर ताम्र हानियों के बारे में पूछ रहा है, मतलब WC अगर दिया है, पूर्ण भार पर ताम्र हानियां होती है I²R है, तो पूछ रहा है कि अर्ध भार पर क्या होगा। अर्धभार पर ज्ञात करने के लिए हमको, जब ट्रांसफार्मर है फुल पर मान लीजिए करंट का मान आई था, तो हमारा लॉसेस क्या था? I²R। अगर हाफ होगा तो करंट का मान क्या होगा? 1/2। करंट आधा बहेगा आधे लोड पे, 1/2 का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, बराबर I²/4 इंटू आर। तो देखिए पूर्ण भार पर क्या था? I²R, और अर्ध भार पर क्या आ रहा है? I²R/4, 4 अर्थात पूर्ण भार बटे 4, मतलब कि 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहले की जो हानियां होगी कितना होगी? अगर फुल लोड पे मान लीजिए 4 एम्पियर लॉसेस हो रहा है तो आधे पे कितना होगा? 1 एम्पियर। ठीक, पहले का क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक, 122 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर का आकार अधिकतम होगा? करा ये जो ट्रांसफार्मर दिया गया है रेटिंग, एक केवीए का है, 25 हर्ट्ज का है, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज। तो वो पूछ रहा है कि कौन से ट्रांसफार्मर का आकार सबसे ज़्यादा होता है। देखिए रेटिंग तो सभी का बराबर है, एक केवीए का ट्रांसफार्मर है, ये तो सेम हो गया। अब बचा फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जिसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, अगर रेटिंग सभी का बराबर है तो फ्रीक्वेंसी सबसे जिसकी कम होगी वही सबसे बड़ा आकार का होगा। अर्थात 1 kVA 25 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उस ट्रांसफार्मर का आकार इनमें सभी से ज़्यादा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं तो यह ट्रांसफार्मर क्या कहेंगे? इसको स्टेप अप, स्टेप डाउन, सामान्य, ऑटो। देखिए जब भी द्वितीयक साइड, सेकेंडरी साइड वोल्टेज या तो फेरों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेप अप। अर्थात देखिए ऐसे मान लीजिए कोर हुआ, ये प्राइमरी बाइंडिंग हो गया और इसमें 3 बार लपेटा गया, और इधर मान लीजिए 10 बार लपेट दिए, तो N1 जो है वो N2 ज़्यादा हो गया। तो जब N2 ज़्यादा होगा तो V1 से V2 ज़्यादा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप। अर्थात कम से ज़्यादा की तरफ V2 वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेप अप। 124 का ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक इकाई ट्रांसफार्मर के लिए उच्च वोल्टता होनी चाहिए। जो ट्रांसफार्मर है उसका वोल्टेज हाई कितना तक होना चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए जनरली। तो इस ऑप्शन में जो दिया गया है 400, 200, 2400, तो 24, एक अगर हाई वोल्टेज का इकाई ट्रांसफार्मर है तो 24 किलो वोल्ट तक उसका क्या होना चाहिए? वोल्टेज होना ही चाहिए। ठीक, 125 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में। धन्यवाद।